बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, PTV से आपको खुशामदीद कहेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आलिया कैसर। आज के इस प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे, आज का दिन बड़ा अहम रहा क्योंकि जब हम बात करते हैं मौजूदा हुकूमत के लिए जाने वाले अहम इक़दामात की, तो यकीनन आम आदमी की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए कई ऐसे इक़दामात मौजूदा हुकूमत ने लिए और वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन में उन इक़दामात को अमली जामा पहनाने के साथ साथ पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए हिदायत भी जारी की जा रही है और कई ऐसे अहम मामलात हैं जिनको खुद वज़ीर आज़म बज़ाते खुद देखते भी हैं और उनसे जो मुताल्लिका अथॉरिटीज़ हैं उनको फौरी तौर पर इक़दामात की हिदायत भी जारी करते हैं। तो आज हम इस मामले पर भी बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक तकरीब में इजरा किया है किसान पोर्टल का, ये क्या है और इससे आम किसान को क्या फ़ायदा पहुँचेगा, किसान कार्ड क्या है, इससे क्या सहूलियात दी जाएंगी, छोटे काश्तकार जो हैं उनको कितनी आसानियाँ मिलेंगी, कितनी फ़ायदे जो हैं उन तक पहुँचेंगे और उसके साथ साथ इस पोर्टल के इजरा की ज़रूरत क्यों पेश आई और इसके ज़रिए से अब आम किसान को उसकी मेहनत की उजरत कितनी आसानी से मिल सकेगी, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करते चलें तो इस वक्त हमें कई तरह की वायरसेस का सामना है। पूरी दुनिया को अगर हम बात करें तो मैशत उनकी खासी ज़्यादा मुतासर हुई है और उसके साथ साथ सेहत के मामलात में जहाँ हम कोरोना वायरस से सफ़र कर रहे थे वहीं हमें मलेरिया और फिर डेंगू जो है उसके केसेस का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के अंदर भी जो डेंगू की 4 अक़साम हैं उनके केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। डेंगू की आम सिम्टम्स क्या हैं, वजूहात क्या हैं, किस तरीके से इस पर कंट्रोल किया जा सकता है और हमें किस तरह की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होंगी, इन मामलात पर हम बात करेंगे ताकि एक आम आदमी की अवेयरनेस भी हो और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे अगर डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं तो उन पर किस तरह से काबू पाना मुमकिन हो पाएगा। और उसके साथ साथ कुछ दीगर अहम मामला जो हैं वो आज के इस प्रोग्राम में शामिल रखेंगे। हम परवेज़ मलिक साहब की रहलत के हवाले से, एक इंतहाई वज़ादार सियासतदान थे, उन पर भी हम बात करेंगे, उनकी ज़िंदगी और सियासी करियर के हवाले से। तो ये कुछ हमारा आज का प्रोग्राम रहेगा और इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे मुख्तलिफ मेहमान जो हैं वो हमें ज्वाइन करते रहेंगे। इस वक्त अगर हम बात करते चलें तो लाहौर से बैरिस्टर अहमद पंसोद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। वालेकुम। आपको वेलकम कहेंगे जी प्रोग्राम में और उनके साथ साथ एनालिस्ट हैं हिना आयरा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम। और बात करते चलें तो यकीनन जैसे हमने अपने प्रोग्राम में तस्करा किया कि जो डेंगू है उसके केसेस में इजाफा और फिर उस पर काबू पाने के लिए किस तरह के इक़दामात और इस वक्त की सूरत हाल क्या है, ज़ाहिर है कि इससे बेहतर जो सूरत हाल है उस पर बात करने के लिए एक डॉक्टर जो है उनसे बेहतर कौन हो सकता है। और इस वक्त हमारे साथ प्रेसिडेंट हैं PMA के डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, उनसे हम इस हवाले से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सूरत हाल असल में है क्या। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। आपसे ही बात का आगाज़ करती हूँ। पहले तो हम डेंगू की बात कर लेते हैं। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कुछ मखसूस किस्म के सिम्टम्स हैं जो उनकी तरफ से सामने आए हैं। सर में दर्द होना, नोज़िया, वॉमिटिंग और इसी तरीके से सूजश या फिर स्वेलिंग जो है और कुछ दीगर शिकायत जो कि सामने आती हैं। तो पहले तो ये बताइए कि डेंगू जो है वो फैल किस तरह से रहा और उसकी आम सिम्टम्स क्या हैं, क्या चीज़ें हमें दिखाई दें तो हमें लगेगा कि डेंगू हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखें, इस किस्म की ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स आज हम पाकिस्तान के अंदर या उस खित्ते में नहीं कह सकते कि जहां हम 5 बीमारियों के अंदर गुजर रहे हैं। इनमें से आपको जानती हैं कि कोविड-19 कोरोना वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह कम हो गया, बहुत कम हो गया, लेकिन स्टिल वी आर ऑन दी 2% पॉजिटिविटी हमारे यहाँ चल रही है। दूसरी जो है कि आजकल टाइफाइड भी फैला हुआ है, तो टाइफाइड की सिम्टम्स भी ऐसी आती हैं। इसी तरह से जो कॉलरा है जिसको हैजा कहते हैं, ये भी आजकल देखने में आ रहा है कि कुछ बरसात और कुछ इलाकों के अंदर है। मलेरिया भी इसी तरह से है और अब ये डेंगू जो कि एक वबाई शक्ल इख्तियार कर चुका है पाकिस्तान में, बिलखुसूस लाहौर, कराची और बाकी भी KPK के अंदर भी। तो उसके लिए आपने दुरुस्त कहा कि जो सिम्टम्स हैं दीज आर मोस्टली द फीवरिश और जितनी भी होती हैं इनकी आपस में मिलती जुलती होती हैं। एक टेस्ट होता है स्पेसिफिक जिसके ऊपर जाके हम देखते हैं और ये भी डिपेंड करता है कि डेंगू फीवर जो है वो किस किस्म का है और उसके अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा। क्वेश्चन इसके साथ जो है यही है कि आपको जो दर्द होती है, जो मैडम सबसे ज्यादा इसके लिए सिग्निफिकेंट भी है कि आपके जिस्म में बॉडी एक ऐसी होती है जैसे किसी ने डंडों से मारा हो। बहुत सीवियर किस्म की दर्द होती है, तकलीफ किस्म की, और आदमी जो है नींद बेहोशी के अंदर रहता है। एक ये प्रॉब्लम इसके साथ ज्यादा देखने में आता है। बाकी जो आपने सिम्टम्स किया बिल्कुल ऐसा ही है कि फीवर होगा, फीवर के साथ हेडिक होगा, हेडिक के साथ मतली और ये चीजें आ सकती हैं। और यही हमने देखा है कि इसमें जो है लूज मोशन भी जो है वो भी आते हैं। दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि 5 बीमारियां जो इस वक्त हमारे हम गुजर रहे हैं
उनके अंदर ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं एज फॉर एज द सिम्टम्स आर कंसर्न। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। पंचोता साहब, अगर हम आम तौर पर बात करें तो ज़ाहिर है हुकूमतों की तरफ से बड़े अहम इक़दाम लिए जाते हैं, लोगों को अवेयरनेस भी दी जाती है, लेकिन देखा यह जाता है कि अमूमी तौर पर जो लोग हैं वो अपने आप को खुद ही निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। चाहे हमें कितनी भी तकलीफ हो रही हो, ना तो हम उनकी डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं, ना ही हम टेस्ट करवाने की तरफ जाते हैं। तो लोग कितने जिम्मेदार हैं खुद मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने के? बिल्कुल जी, आपने बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट हाईलाइट किया है। देखें, जो मरीज पाकिस्तान में बीमार होते हैं या इस पेंडेमिक स्पेशली डेंगू से दो चार होते हैं, उन सब के अंदर जो कॉमन चीज पाई जाती है वो ये है कि दे बिलीव इन सेल्फ ट्रीटमेंट। खुद ही घर पर दवाई शुरू कर देते हैं विदाउट एक्चुअली गेटिंग द टेस्ट और रिजल्ट और एनीथिंग दैट सॉर्ट, दे स्टार्ट मेडिकेटिंग देमसेल्फ। अब ये एक चूंकि ऑफ कोर्स वायरल बीमारी है, मेरी अपनी फैमिली में भी एक दो लोग इसमें से गुजरे हैं, तो मैं बड़ा क्लोजली इसको देखने का मौका मिला। इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले कंसल्ट करें, डॉक्टर को कंसल्ट करें। डॉक्टर्स लाहौर में मौजूद हैं, पंजाब पूरे में मौजूद हैं, उनकी भी प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करें, क्योंकि ये बड़ा ही खतरनाक एक बीमारी है। उसको अगर आप बिल्कुल ऑन द लूज छोड़ेंगे तो देयर आर चांसेस ऑफ डेथ जो है इंक्रीज। इस वक्त पाकिस्तान दो बहुत जिसे कहते हैं खतरनाक जो मूजी बीमारी है उनसे दो चार है, जिसमें कोविड-19 है और दूसरा ये है। और मैं समझता हूँ डेंगू की अवेयरनेस जो है वो भी बहुत जरूरी है। साबिक़ा दौर में हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है उन्होंने इस पर काफी काम किया था। इस पर भी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन आई थिंक कोशिश करनी चाहिए इसको हंगामी बुनियादों पर डील करने की। ठीक है हिना, अगर आपसे मैं बात करूं, जैसे अभी पंचोता साहब ने कहा कि हुकूमत कई इक़दाम कर रही है और ज़ाहिर अवेयरनेस भी दी जा रही है, हुकूमती इक़दाम को आप किस तरह से देखती हैं और मज़ीद हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपके गेस्ट ने। हुकूमत के इक़दाम इस पे बहुत ज़रूरी होते हैं। जब भी कोई वबा या इस लेवल की डिज़ीज़ होती है जिससे बहुत बड़ी पॉपुलेशन आपकी मुतासर हो रही होती है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल गवर्नमेंट पॉलिसी का होता है। इस साल क्योंकि गवर्नमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमतें और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने कोविड-19 को एज ए चैलेंज लिया और सारी पॉलिसी और रिसोर्सेज, और मुझे लगता है कि तवज्जो उस साइड पे रही जिसकी वजह से हम लेट हो गए डेंगू को काबू करने में। और मौसम बरसात के शुरू में उससे पहले इस को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम उठाए जाते हैं। जिस तरह से पहले स्प्रे होता था तमाम सूबों में, तमाम बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, इस पे फंड्स मुख्तस किए जाते थे, साथ ही साथ इस पे तवज्जो दी जाती थी। लेकिन ग्लोबल पेंडेमिक है कोविड इस साल, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि थोड़ा डिले हो गया सूबाई हुकूमतों की तरफ से। स्पेशली अगर हम ये बात करें, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे ये लगता है कि एक सेंट्रल पॉलिसी होनी चाहिए, तमाम सूबे उस पॉलिसी पे अमल पैरा हों। जब भी हम बात करते हैं किसी डिज़ीज़ की या इस तरह की वबा की, उस पर सूबों को अपनी अपनी पॉलिसीज़ नहीं बनानी चाहिए। वो कलेक्टिव हेल्थ का मामला है, उस पर सेंटर की तरफ से एक पॉलिसी होनी चाहिए जो तमाम सूबे इंप्लीमेंट करें ताकि आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके, और यही सबसे बेहतरीन इसमें हुकूमत का इक़दाम हो सकता है। जी ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आना चाहूँगी। हिना साहिबा ने भी बात की और इसी तरीके से पंचोता साहब ने भी कहा कि हमें जो है वो डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए, डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और इलाज की तरफ जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। पहले अगर हम बात करते चलें तो जाहिर है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो टेस्ट थे वो लोगों के लिए आसान भी थे और उस तरफ तवज्जो भी दिलवाई जाती थी। अब ये कहा जा रहा है कि कई बार लोग इसलिए भी जो है वो डायग्नोसिस की तरफ नहीं जाते क्योंकि टेस्ट की कीमत शायद ज़्यादा है या फिर उसके बारे में लोगों को उस तरह से अवेयरनेस नहीं होती। तो उसके हवाले से बताइएगा, क्या वाकई ही टेस्ट बहुत महंगे हो चुके हैं, लोगों की रीच से उनकी पहुंच से दूर हैं? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि बड़ा दुरुस्त अपन छोटा साहब ने कि अज खुद अपना इलाज नहीं करना चाहिए। दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर एवरीबॉडी फॉर एनी टाइम, वो भले पेंडेमिक हो या वैसे नॉर्मल रूटीन हो। इंसान को सेल्फ मेडिकेशन के अंदर आके, जिसको हम कहते हैं कि क्वैकरी, और क्वैकरी यही नहीं कोई बंदा ही कराए, खुद अगर हम करते रहेंगे तो दैट आल्सो फॉल्स इन क्वैकरी। बाकी टेस्ट की खातिर कम अज कम पंजाब की हद तक मैं समझता हूँ कि 2011 से जब फर्स्ट टाइम डेंगू आया था तो एक जनरल टेस्ट जिसको सीबीसी कहते हैं, रिलेटिवली एक टेस्ट है, इट इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट टू डायग्नोज दी डेंगू, लेकिन वो जो होता है एक बेसिक टेस्ट होता है, वो 90 रुपीज के अंदर हो रहा है और 90 रुपए का 2011 से लेके आज तक हो रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो मिनिस्टर हेल्थ है, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा। तो डॉक्टर साहब, ये जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए भी टेस्ट की सहूलतें इतनी आसान है, क्या उनको अवेयरनेस है या उनके लिए कोई स्पेशल इक़दाम लिए जा रहे हैं? देखिए मैडम, अवेयरनेस होने का दूर दराज हो या करीब हो,
मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेडिकल प्रोफेशन और डॉक्टर्स ऑलमोस्ट हमारे देहात तक भी और दूर दराज इलाकों तक भी मौजूद हैं। तो उनको इतनी अवेयरनेस तो जरूर होती है कि व्हाट इज देयर और थैंकफुल टू योर मीडिया कि आपके मीडिया की वजह से लोगों तक वैसी अवेयरनेस आ जाती है। आप माशाल्लाह इसे प्रोग्राम करते हैं इस सारी पब्लिक अवेयरनेस की खातिर, और सिर्फ ये पब्लिक अवेयरनेस ही नहीं है, इस पब्लिक अवेयरनेस के साथ साथ मैं समझता हूँ कि मेडिकल प्रोफेशनल्स की भी अवेयरनेस इसके अंदर जो है वो आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। एक तो बात ये कि जब हम डेंगू का तस्करा करते हैं तो बड़े लोग हमारे जहन में आते हैं कि जी इतनी बड़ी तादाद जो है वो, अगर हम 15,000 लोगों की बात कर रहे हैं, अगर 13 अक्टूबर तक जो है वो तादाद जो हम सामने रखें, जो एदादोशुमार हमें मौसूल हुए हैं पाकिस्तान भर से, उनका तस्करा करते चलें तो लोगों का मुतासिर होना, इसमें बच्चों की कितनी बड़ी तादाद है और ख़ास तौर पर बच्चों को किस तरह हम इससे महफूज रख सकते हैं? देखिए, इसके लिए बच्चों या बड़ों का नहीं है। एक चीज मैं आपसे शेयर करूं कि अब पाकिस्तान के अंदर अब अमवात का डेंगू से हो जाना, कराची में हुई, लाहौर के अंदर हुई, ये मैं समझता हूँ हमारी बहुत बदकिस्मती है कि अभी तक हमें सीख लेना चाहिए था कि हमें डेंगू का इलाज कैसे करना है। अभी अनफॉर्चुनेटली जो पेंडेमिक है हमारी कोरोना की, कोविड-19 की, देर आर सर्टन केसेस के जिसको कोविड-19 से भी इफेक्ट हुए और उसके साथ साथ वो डेंगू से भी है। अब इनके इलाज के अंदर हमें बहुत ज्यादा मसला बनता है। डेंगू के इलाज के लिए कुछ और मेडिकेशन चाहिए और जो कि कंट्रा इंडिकेटेड है बिल्कुल कोविड-19 की खातिर। दैट इज वन इज अ प्रॉब्लम, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड हमारे साथ आ जाती है ये डेंगू का मरीज, तो देन इट इज एन इशू, और यकीनी तौर पे उसके साथ बहुत ज्यादा बड़े मसाइल बनते हैं। बच्चों और बड़ों की खातिर ये मैं कहना चाहूंगा कि मच्छर से बचना है, और अगर इसके लिए 3 डायमेंशनल होती है, एक सिविल सोसाइटी है या मुआशरा हमारा है, एक हुकूमत है, एक हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। जब ये सब लोग एक पेज पे काम करेंगे तो यकीनन हम बच सकेंगे, और उसके साथ हम प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ ही इससे बचा जा सकता है। ठीक है, हिना साहब देने के लिए अब ये इमरजेंसी नहीं है, लेट मी फिनिश, कि ये इमरजेंसी के अंदर हमारे इक़दाम नहीं है, ये पूरे साल के अंदर जब तक हुकूमत और अवाम इसके ऊपर अमल पैरा नहीं होंगे तो हम इससे बच नहीं सकेंगे। ठीक है, आई बिलीव दैट इज इम्पोर्टेंट। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। पंचौदा साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, फिर मैं हिना साहब आपकी तरफ वापस आती हूँ। पंचौदा साहब, डॉक्टर साहब का कहना ये है कि जो टेस्ट हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं और कम कीमत भी हैं, उसके साथ साथ हमें मच्छर से बचना चाहिए। लेकिन क्या आप समझते हैं, क्योंकि आपका भी जो मुख्तलिफ मामलात हैं मुल्क की, उस पर एक कड़ी निगाह है, आम आदमी से आपका भी राब्ता है, क्या आम आदमी को इसकी अवेयरनेस है? क्या हमें पता है कि हमने मच्छर से अपना बचाव करके डेंगू से किस तरह बचना है? मैं जी बिल्कुल इस पर इस एंगल से बोलना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब से मैं एग्री करता हूँ। बात यह है कि थोड़ी सी डॉक्टर साहब की इजाजत से मेडिकल डोमेन में भी जाना चाहूंगा। मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि एक पाकिस्तानी एवरेज जो एटलीस्ट अफोर्ड कर सकता है, जो एफ्लुएंट है, उसको तो रेगुलरली अपने साल में 1 दफा या 2 दफा टेस्ट जरूर कराने चाहिए, ताकि एटलीस्ट आपको अपनी सिचुएशन से अवेयरनेस है। जहां तक डेंगू है उसमें बड़ी क्लियरली भी बताया गया कि एटलीस्ट हमें आवाम को जो इस प्रोग्राम करने का मकसद है आगाही ये देनी कि अगर आपको सिवियर हेडेक है, आंखों के पीछे पेन है, मसल जॉइंट पेन है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, स्वोलन ग्लैंड है, कोई रैश है, तो इमीडिएटली गेट योरसेल्फ चेक। और साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, घरों में पानी खड़ा होने मत दें, क्योंकि ये मच्छर जो है इसके कुछ टाइमिंग तो शाम के टाइम है एंड इसी तरह डिफरेंट टाइमिंग्स में ये अटैच करता है, इससे बचना बहुत जरूरी है। और एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं समझता हूँ जरूर शेयर करनी चाहिए, इसके तकरीबन 4 तो वेरिएंट्स आ गए, 10, 1, 2, 3, 4, और आप किसी एक वेरिएंट से अगर इन्फेक्टेड हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे से इन्फेक्टेड नहीं हो सकते। हमारे यहाँ लोगों की जो पोस्ट एलिमेंट केयर है उसके अंदर हम बहुत समझते हैं, उसका भुगतान है एहतियात का। लोगों को कोविड-19 भी खत्म होता है तो वो दे आर बैक ऑन देयर फीट एंड दे वांट कि जी लाइफ उसका नॉर्मली लीड की जाए। इन सब चीजों का आई थिंक बहुत ज्यादा ख्याल रखना जरूरी है। गवर्नमेंट के लेवल पर अवेयरनेस बहुत जरूरी है, स्प्रेज बहुत जरूरी है। ये गवर्नमेंट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हेल्थ प्रोविजन की सर्विसेज हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर खुराक का ध्यान बहुत ज्यादा रखना जरूरी है इस बीमारी में, और मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर आपको बेस करके बता रहा हूँ, क्योंकि उसी एक्सपीरियंस के बाद ही मैं चाहता था कि इस इशू को हम थोड़ा हाईलाइट करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बड़े जिनको मैं जानता हूँ कि वो इस फीवर को एक नॉर्मल फीवर ट्रीट करके काफी देर ट्रीट करते रहते हैं, एंड बाय द टाइम इट हिट्स यू, इट अटैक्स यू, इट इज वेरी लेट, जस्ट लाइक कोविड-19। इसकी सेंसिटिविटी की बहुत जरूरत है। ये एक ऐसा पेंडेमिक है जो अभी तक गया नहीं, जो कि हर साल रिकवर करता है, वापस आता है। सफाई सुथराई का हमें ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। फिर मैं समझता हूँ डॉक्टर्स का बहुत रोल है, और डॉक्टर्स में तो डेंगू में भी और कोविड-19 में भी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान में। और हम उनसे किसी किस्म का कोई गिला नहीं कर सकते। फ्रंट लाइन पर आके लड़े हैं,
लेकिन डॉक्टर्स को जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि डॉक्टर को कंसल्ट करने का बहुत फायदा होता है। अगर आपने डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करना, देयर इज अ रीजन व्हाई इज बिकम अ डॉक्टर, जी तो बिल्कुल, आपने कंसल्ट करना है। ठीक है। सेल्फ मेडिकेशन और सारे फैक्टर्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है। हिना साहिबा, जैसे पंसोता साहब ने कहा कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों तक उनको हिफाजत भी उनकी की जाए, इन अवेयरनेस भी लेकर आए। क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बहैसियत माशरा और लोग, हम पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है? देखिए, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये लोगों के अपने ऊपर भी है। तमाम बीमारियां आप उठा के देख लें, अभी कोविड-19 है, ग्लोबल पेंडेमिक है, उसने हमें क्या सिखाया। उसके अलावा बाकी जितने वायरसेस हैं वो सब हमें यही सिखा रहे होते हैं कि आपको अपनी स्पेस को, अपने इर्द गिर्द को साफ़ सुथरा रखना है। और जैसे कि इस्लाम भी कहता है, सफाई निस्फ़ ईमान है। सबसे पहली चीज़ यही है कि आप ख़ुद कुछ हैबिट्स उनको अडॉप्ट करें, सफाई का ख्याल रखें, अपने बच्चों को भी ये सिखाएं, अपनी घरों को, अपने गली मोहल्लों को साफ़ सुथरा रखें, तभी आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अब हुकूमत पॉलिसीज़ बना सकती है, उनको इम्प्लीमेंट कर सकती है, किसी वबा या बीमारी के आने के बाद उसको कंट्रोल कर सकती है, मेडिकेशन वगैरह जहाँ तक उसकी नौबत जब तक आती है वो हुकूमत कर सकती है। लेकिन जो उससे पहले की चीज़ें हैं जिसे हम एहतियात कहते हैं, वो एहतियात और ख्याल रखना वो हुकूमत नहीं कर सकती, वो आवाम को खुद करना है। और सबसे पहले अगर आप अपना बचाव करेंगे तो आई थिंक बीमारी तक जाने की नौबत ही नहीं आएगी। हाँ, जब कोई इस लेवल की बीमारी आ जाती है जो वबा की सूरत इख्तियार करती है, जैसे कोविड-19 है, पूरी दुनिया में चल रहा है, इससे पहले डेंगू, मलेरिया, बाकी और बीमारियां हैं, तो वहाँ पे फिर हुकूमत की ज़िम्मेदारी आती है कि वो अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करें, पॉलिसीज़ ऐसी बनाएं और उसके बाद फ़ौरी तौर पे रिस्पॉन्स आना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल, डैमेज कंट्रोल हो सके। ठीक। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ मैं वापस आना चाहूँगी। हमारी कन्वर्सेशन में ही बार बार इस बात को उठाया जा रहा है कि जब सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हो तो फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते चलें तो आजकल चूँकि ज़ाहिर है सोशल मीडिया का दौर है, फ़ौरी तौर पर हम रुख करते हैं इंटरनेट का, हम सर्च करना शुरू कर देते हैं अपने ही सिम्टम्स को। अभी हाल ही में वर्ल्ड आर्थराइटिस डे भी गुजरा। अगर उसके सिम्टम्स का तज़किरा करते चलें तो हड्डियों में सोजिश और हड्डियों का कमज़ोर पड़ना, बॉडी पेन और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरी बीमारियों से इंटरलिंक होती हैं। इसी तरीके से आम बुखार, कोविड का बुखार भी बहुत करीब करीब दिखाई देता है और फिर डेंगू से जुड़े हुए सिम्टम्स। तो किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? अगर हमें अर्ली सिम्टम्स आ रहे हैं तो किस जगह पे आप समझते हैं, कौन सी ऐसी स्टेज है कि हमें फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और खुद सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करने चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि पंसोटा साहब ने बहुत अच्छी बात की कि ये जिम्मेदारी तो हुकूमत की है, स्टेट की है। मोर ओवर अगर मैं ज्यादा मजीद स्पेसिफिक हो गया कि सेहत, एजुकेशन और जो है ये यकीनी तौर पे स्टेट की जिम्मेदारी है और बिल्कुल ये दुरुस्त बात है। और अभी हमारी डॉक्टर साहबा जो फरमा रही थी कि उसके साथ साथ हमें सोशल हिना ने कहा कि हमें भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए, बिल्कुल 100% की दुरुस्त बात है, इसमें कतई तौर पर दो राय नहीं है। आपका ये कि आर्थराइटिस की खातिर मैं समझता हूँ कि 2-3 दिन तक अगर चीज कोई आपको समझ नहीं आती और आप समझते हैं, देखिए अभी आर्थराइटिस का कहा कि अगर किसी ने ओवरबर्डन, ओवर एक्शन की है तो उसको दर्द होगी, समझ आती है, घुटने में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, छोटा मोटा पानी पिया, रेस्ट किया या फिर दवाइयां खा ली जो एक पैराडोल शैनाडोल मिलती है तो बात समझ आती है, ठीक हो गया। बट इफ इट्स प्रोलॉन्ग, अगर आप समझते हैं कि जी 15 दिन, महीना और आप व्हाट्सएप खोला या फिर सोशल मीडिया से आपने एक चीज इकट्ठी कर ली और उसके मुताबिक समझा कि ये इसका इलाज हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरह से अभी जैसा मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, हेल्थ प्रोफेशनल, हम सच्ची बात है कि एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं कि जब हमारे साथ 5 बीमारियां इस वक्त अटैक किए हुए हैं या हम उसमें से गुजर रहे हैं, तो उनकी खातिर बजाय से कि आप अपने आप को देखें, आपको जो सिम्टम्स भी भले ये हल्के से फ्लू की क्यों नहीं आती, लेट इट बी एक्सक्लूडेड बाय अ हेल्थ प्रोफेशनल, लेट बी द डॉक्टर जो कि आपको ये कहे। जब 3 से 5 दिन, 6 दिन तक आपको ये चीजें नहीं आती, बिकॉज हमारे साथ मसला भी ये आ रहा है कि जब कॉम्प्लिकेशंस के अंदर पेशेंट चला जाता है तो उस वक्त वो हॉस्पिटल या अपने मॉलेज के पास आता है। When it is too late, if not too late, कम से कम लेट होता है तो उसको डायग्नोज करना, उसको इलाज करना और वो आसान हो जाता है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि डेंगू हो गया है तो मुख्तसरन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौन सी खुराक की तरफ और क्या हमें फिर एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार करनी चाहिए, चूँकि मर्ज में बहुत से लोग मुब्तला हैं। हाल ही में अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर देखें तो उसके मुताबिक अमवात कई हो रही हैं। तो डेंगू हो जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए? घबराने के बजाय बेहतर ये है कि उसका इलाज देखा जाए। तो खुराक कौन सी खाएं, क्या एहतियाती तदाबीर करें? ये आपका देखें, मैं एक थोड़ा सा मुल्क के अंदर जो गुर्बत और पॉवर्टी लाइन के साथ है, इट इज एवर माय कंसर्न ओवर कि ऐसी खुराक हम खा सकते हैं, मतलब ये सोशल मीडिया से। लेकिन एक चीज जो है
कि हमें एज अ इंसान, नॉट बीइंग अ पेशेंट बल्कि एज अ ह्यूमन बीइंग, अपनी इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम को बेहतर रखने की जरूरत है। इम्यून सिस्टम को बेहतर रखने के लिए वही हमारी रोजमर्रा की एक्सरसाइज है, हमारी डाइट है। डाइटरी हैबिट्स के साथ यही है कि आपको ओवर नहीं करना चाहिए, विटामिन लेने चाहिए, विटामिन के साथ साथ आपको प्रोटीन वाली डाइट जो है वो लेनी चाहिए। अगर दूध मछली मिलती है तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन ये डेंगू के मरीज की खातिर जो अगर आ जाता है स्पेसिफिकली अबाउट द डेंगू, तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि फ्लूइड इनटेक पीने के साथ, ये बोतल लगवाने डॉक्टर वाली नहीं, दैट इज समहाउ कंट्राइंडिकेटेड, लेकिन अपने अंदर जो है पानी जो है वो पीना चाहिए। तो ये मोटी मोटी सी चीजें हैं कि अपनी जो डाइट हैबिट्स के साथ है कि हाई प्रोटीन डाइट और हेल्दी डाइट जो है, ताकि आपका इम्यून सिस्टम कुव्वत मुदाफिर जो है उसको वो बेहतर कर सके। दैट इज द डाइट व्हिच हैज टू बी टेकन बाय। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने बड़ी इन डिटेल इस अहम मौजू के हवाले से बात की। डॉक्टर अशरफ निज़ामी प्रेसिडेंट पीएमए हमारे साथ मौजूद थे और नाज़रीन हम बात कर रहे थे डेंगू के बढ़ते हुए केसेस के हवाले से। सिम्टम्स पर भी हमने बात की, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमें आम बुखार से लेकर घरों के अंदर कई तरह के मसाइल सामने दिखाई देते हैं। खासतौर पर ख़वातीन अपने आप को इग्नोर करती हैं। अगर हम इस अक्टूबर के महीने की बात करते चलें तो इसको पिंकटूबर कहा जाता है और उसकी वजह यह है कि ख़वातीन में छाती के सरतान के हवाले से अवेयरनेस फैलाई जाती है और इस पर भी अगर ख़वातीन बाहर जाकर अपना टेस्ट नहीं करवाती हैं, हमें आम जिंदगी को बेहतर बनाना होगा। अपने लिए खुद इक़दाम लेंगे तो यकीनन हुकूमतों के इक़दाम भी बारावर साबित होंगे। बसूरत दीगर हुकूमतें हमारे लिए कितने भी अच्छे इक़दाम ले लें, उसके समरात हम तक पहुँचने मुश्किल होंगे। यहाँ लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से किसान पोर्टल इजरा की और इससे आम किसान को क्या फ़ायदा होगा उस पर। या रहमतुल लिल आलमीन, या रहमतुल लिल आलमीन। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे कैपिटल व्यू में। मैं हूं आलिया कैसर और ब्रेक पर जाने से पहले जैसे हमने आपको बताया था कि हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक और बड़ा अहम कदम लिया गया है। वैसे तो किसानों के हवाले से बात करते चलें तो मौजूदा हुकूमत ने ना सिर्फ किसानों को आसान मुराद देने से लेकर उनकी जो मुश्किलात हैं उनके हल के लिए बेहतरीन इक़दाम किए हैं। और अगर हम कंपैरिजन ख़ास तौर पर करते चलें हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ, तो हमने वहाँ देखा कि किसानों के साथ क्या सलूक किया गया और उनको अपने हक़ के लिए किस तरह से उठना पड़ा। खुदकुशियाँ कर रहे हैं वहाँ पर लोग, लेकिन यहाँ पर किसान की आम ज़रूरत का ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़े अहसन इक़दाम लिए और आज तो एक इंतहाई अहम तकरीब में उन्होंने किसान पोर्टल का जो है वो इजरा किया। इस पोर्टल से क्या फ़ायदा होगा एक आम छोटे किसान को और उसके साथ साथ जो ज़राअत का शोबा है उसमें किस तरह की तब्दीलियाँ आएंगी उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म ने बड़ा ज़ोर दिया जो पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए जदीद तहक़ीक़ और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर। बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जमशेद इकबाल चीमा साहब ने, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन फूड सिक्योरिटी। उनसे बात करेंगे कि ये जो इक़दाम है उसको किस तरीके से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए कैपिटल व्यू को। आपसे बात का आगाज़ करते हुए जानना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म की जानिब से किसान पोर्टल का जो इजरा किया गया है, इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं और इससे कितना फ़ायदा होगा एक आम किसान को? कभी किसान की आवाज़ नहीं थी, किसान की पहुँच कहीं नहीं थी, उसके साथ कुछ ज्यादती हो जाती थी तो उसका इजाला मुमकिन नहीं था, होता नहीं था। उसकी ना आप कह लें कि कोई पुलिस के निज़ाम में कोई उसकी परमिशन थी, ना उसकी कोई अदालत के निज़ाम में थी, ना वो कहीं कंप्लेंट दर्ज करा सकता था। तो वहाँ जो भी कोई ताकतवर उसके पानी पे कब्जा कर ले, जानवर चोरी कर ले, कोई आप कह लें इंट्रीग कर ले उसकी मामलात में तो उसकी आवाज़ नहीं थी, तो उसके साथ नाइंसाफी ज़्यादा होती थी। फिर दूसरी बात ये कि जो लोग कुछ चीज़ों से खरीदते हैं, मतलब गन्ना खरीदते हैं, फसल खरीदते हैं जी, जो लोग उसके ग्राहक हैं वो आप कह लें वो एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उसको बाकायदा जिसे कहते हैं एक नाइंसाफी या इस्तेसाल मौजूद था। वो लोग उसको इनपुट बेचते हैं, खाद है, बीज है, दवाई है, वहाँ पे भी उससे कीमत चार्ज की जाती, ज़्यादा की जाती। और कहीं भी कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था जहाँ पे उसकी आवाज़ तो प्राइम मिनिस्टर ने पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पे आप कह लें कि उसके लिए स्पेसिफिक पोर्टल है
यहाँ पे वो अपनी किसी भी किस्म की शिकायत दर्ज करा सकेगा। जी उसके साथ ज्यादती पानी के हवाले से हो, जानवर चोरी के हवाले से हो, उसकी जमीन पे कब्जे के हवाले से हो, को गलत अपना इनपुट मिलने पे हो, कोई पटवारी उससे करप्शन कर ले, उसके साथ कोई ज्यादती कर दे, डीसी ज्यादती कर दे, व्हाटएवर इट इज, ही हैज द एक्सेस टू द हाईएस्ट फोरम जो है कंप्लेंट का, पीएम पोर्टल। जी उसके लिए हमने 123 ऑफिसर स्पेशली एक्सक्लूसिव मुकर्रर किए जो उसके मसाइल को हल करेंगे। जी और वो वीकली भी और मंथली भी उसका जायजा लिया करेंगे और आफ्टर 3 मंथ जो है मीटिंग करेंगे कि जो उसका जायजा लेंगे कि इसके जो जो कंप्लेंट लाइन से ठीक है। पंचौता साहब आपकी तरफ उसके इंसाफ के निजाम तक उसकी एक्सेस बढ़ गई है। जमशेद साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। पंचौता साहब बड़ी अहम बात जमशेद साहब ने की कि आवाज़ नहीं थी किसान की और उनके जो मसाइल हैं या उनके साथ जो ज्यादती हो जाती थी वो कहीं रिपोर्ट नहीं की जा सकती थी या बहुत कम उस पर कोई सुनवाई हो पाती थी। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इजरा है इससे कितना ज़्यादा एक आम किसान को फ़ायदा होगा और उसमें कितनी खुशी है? देखिए जी, मैं एज समबडी हु बिलोंग्स टू अ रूरल बैकग्राउंड, अगर मेरे लिए इफ देयर इज एनी रीजन टू वोट फॉर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इन द नेक्स्ट इलेक्शन, तो वो ये कदम है जो उन्होंने उठाया है किसानों के लिए। देखिए, पाकिस्तान में एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है जिसका 70% एग्रीकल्चर से आता रहा है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ने पाकिस्तान को बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। उस मुल्क में किसान की आवाज उठाने के लिए कोई मुनासिब फोरम नहीं था आज से पहले। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पोर्टल का इजरा किया, इसके थ्रू जो स्मॉल आपके फार्मर्स हैं, जो वॉइसलेस फार्मर्स हैं, उनकी आवाज को उठाया गया है। देखिए, फार्मर्स जो है उनके पास अब इंश्योरेंस होगी जो कि उनको इनेबल करेगी वो बैंक से लोन लें। ये बड़ा एक अजीब निजाम है लोन का, जिसमें आप समझते हैं कि जिसके पास पैसे नहीं होते उसको लोन नहीं मिलता और जिसके पास पैसे होते हैं उसको लोन मिल जाता है। ये फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज बेसिकली अ स्टेप टुवर्ड्स कि उन गरीब लोगों को आप एक वॉइस दे रहे हैं, उन गरीब लोगों को रिसोर्सेज दे रहे हैं, जिन रिसोर्सेज को वो इन्वेस्ट कर अपनी जो जमीन है उसको आगे ले सकते। देखिए, पाकिस्तान में 90% लोग जो फार्मर्स हैं वो छोटा फार्मर है, 2-2 एकड़ 3-3 एकड़। वो लोग मजबूर हो गए हैं अपनी जमीन को बेचकर, उस पर हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं ताकि उनके घर का पहिया चल सके। मैं समझता हूँ एक तो इससे किसानों को आवाज देने से एग्रीकल्चरल इकोनॉमी रिवाइव होगी और वो जो गरीब लोग अपनी सोसाइटीज को और जमीन बेच रहे थे वो जमीन बिकने से बच जाएगी। देखिए, इससे पहले फैसलाबाद में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जहाँ पर हाई क्वालिटी रिसर्चर्स जो है, मैं खुद फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक है, हमने उनको देखा, लेकिन उन लोगों को कभी प्रमोट नहीं किया गया। What made Indian Punjab great Punjab was सर छोटू राम, जो कि उनके एक एग्रीकल्चरल मिनिस्टर थे जिन्होंने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लाए थे। अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में एक एका है अगेंस्ट द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, और जो हमारा बिजनेसमैन है, जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो वॉइस बनता है फार्मर की। पहली तो बात यह कि वजीर आजम साहब ने उस वॉइस को उनसे लेकर फार्मर को वापस किया है कि अपनी आवाज आप खुद बने। ट्रू रिप्रेजेंटेशन है फार्मर्स की। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारी पार्लियामेंट में बहुत सारे फार्मर्स मौजूद हैं लेकिन वो उस तरह आवाज इससे पहले नहीं उठा सके, और वो वजीर आजम साहब जिनका खुद एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड शायद नहीं है लेकिन उन्होंने ये आवाज उठाई और मैं जाती तौर पर इससे बहुत ज्यादा खुश हूँ। कुछ MNAs हैं जिसमें राना हयात साहब मौजूद हैं, जहांगीर तरीन साहब थे पहले, और इन लोगों ने जो आवाज जरा उठाई, लेकिन उस तरह से आवाज आज से पहले उठाई नहीं गई थी। तो ये इजरा एक बहुत ही खूबसूरत कदम है एंड आई होप के पाकिस्तान के फार्मर्स जो हैं उनका रिवाइवल हो, क्योंकि अगर उनका रिवाइवल हो गया तो आपकी देखिए इस पर जो सप्लाई चेन फूड की है सारी की सारी उससे रिलेटेड है, तो ये सारी इंडस्ट्रीज आपस में लिंक हैं। बिल्कुल, और इसी से ज़ाहिर इंटरलिंक जो है उसके फवायद हमें लेटर ऑन दिखाई भी देंगे। हिना, आपकी तरफ आना चाहूँगी। पोर्टल तो हमारे सामने आ गए, इसके इजरा के बाद आप क्या समझती हैं कि आम किसान के लिए क्या इक़दामात हुकूमत को करने चाहिए? ठीक है, पोर्टल बन गया, पोर्टल सामने भी आ गया, कार्ड्स भी तकसीम हो गए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें किसान के लिए हैं क्या? जो हम छोटे किसान की बात करते हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ उनके लिए हैं। सबसे पहले तो सीड आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान में अभी तक नहीं अवेलेबल होता। आपका सीड अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है, आप उस बीज को जब इस्तेमाल करें तो जाहिर है आपकी फसल उस तरह से हेल्दी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, पानी चाहिए होता है। एग्रीकल्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट है पानी, और पाकिस्तान क्योंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, हमारे पास पानी भी अच्छी मिकदार में मौजूद है, लेकिन हम उसको सही से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे। हम अभी तक ऑर्थोडॉक्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं हमारी, वही पुराने ज़माने की जो हमें नहरी निज़ाम मिला है,
उससे ये होता है कि बहुत सारा पानी हमारा ज़ाया हो जाता है। ठीक। अब मॉडर्न इकोनॉमीज़ में देखें, ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल आपके सामने है, कनाडा, न्यूजीलैंड, वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम को बहुत बेहतर बनाया गया है। ऑल्दो वहाँ पे पानी कम है, उस तरह से एग्रीकल्चर फेवरेबल इन्वायरमेंट भी नहीं है, बट वहाँ पे मॉडर्न प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया गया है। चाइना की एग्जांपल ले लें तो अगर आप अपनी यील्ड बढ़ाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उसमें आपको पानी की फराहमी को एक तो यकीनी बनाना होगा, और जो दूसरा पानी ज़ाया हो रहा है उसके हवाले से भी कोई पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, जो यही पोर्टल जो आज प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है उसको रेगुलेट करे। तीसरा, प्राइस की बात की गई। किसान बहुत मेहनत करता है एक फसल उगाने में, लेकिन जब वो मिल ओनर के पास जाता है अपनी फसल लेके तो उसको उसकी मेहनत का सिला उस तरह से नहीं मिलता जिस तरह से मिलना चाहिए। तो जब हम किसान के मसाइल की बात करते हैं, हमें सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे भी रखना चाहिए कि वो किसान जो इतनी मेहनत करके एक फसल उगा रहा है उसको हम कीमत उसकी फसल की वो दें जो वो डिज़र्व करता है। ठीक है। उसके अलावा फर्टिलाइज़र्स की बात है जो बहुत महंगे हैं, छोटा किसान इससे फ़ायदा नहीं उठा सकता। फर्टिलाइज़र्स हैं और पेस्टिसाइड्स, कीड़े मार हमारे पास दवाएं जो जो हैं मसाइल हैं वो वो अपनी इतनी जगह महंगी पे- हैं। हाँ। सबसे ज़्यादा सब्सिडी आपको छोटे किसान के लिए अगर देनी है तो वो फर्टिलाइज़र्स पे देनी वज़ीर-ए-आज़म चाहिए। इमरान खान ने इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम इक़दामात भी लिए, ऐलानात भी किए, और जो आम छोटा किसान है उनको सब्सिडी देने के साथ साथ मुख्तलिफ मराद देने के साथ साथ अगर हम गुज़श्ता कुछ सालों की बात करते चलें तो उसमें बड़े अहम ऐलानात किए गए हैं। लेकिन जैसे आपने बात की तहकीक के हवाले से, जमशेद इकबाल चीमा साहब आपकी तरफ मैं वापस आना चाहूँगी। अच्छा सीड या अच्छा बीज जो है उसके साथ साथ जैसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि तहकीक के मैदान में जिद्दत लाते हुए हम आम किसान को फ़ायदा देना चाहेंगे, तो तहकीक के मैदान में इस वक्त क्या हो रहा है और किस समत हम आगे बढ़ रहे हैं? जमशेद साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जमशेद इकबाल चीमा के साथ हमारा राब्ता जैसे ही होता है तो हम आपको इस सवाल से जुड़ा हुआ जवाब जो है वो आप तक लेकर आएंगे। पंसोता साहब, आपकी तरफ वापस आना चाहूँगी जब तक हम जमशेद साहब से राब्ता वापस बहाल करते हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि हमारी जो तहकीक के हवाले से बात की जाती है, जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की जाती है, लेकिन जब हम अपने किसानों को देखते हैं तो ज़ाहिर है तालीमी लिहाज से वो उतने ज़्यादा मजबूत नहीं है कि वो जदीद टेक्नोलॉजीज़ और नई जो जिद्दत है उसको आसानी से समझ सके, तो वहाँ हुकूमतों को क्या इक़दाम लेने होंगे? बिल्कुल जी, जो हमारी लेटेस्ट पीस ऑफ टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी के साथ हमें अपने आप को हम अंग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने वो चीज़ नहीं की तो वो पाकिस्तान के लिए बड़ी एक नुकसानदेह सिचुएशन होगी। वाई? तो पाकिस्तान की अगर आप इकोनॉमी देखें इस वक्त, उसके अंदर एग्रीकल्चर आहिस्ता आहिस्ता सीपन कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपने टाइम पर चौधरी फवाद साहब ने इस पर बहुत सारा काम किया था, और मैं चौधरी फवाद साहब को क्रेडिट देना चाहता हूँ कि टेलीफोनिक फार्मिंग, उसके अलावा जो आपकी दूसरी टनल फार्मिंग है, इन सब के अंदर जिद्दत लाने में उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। ये जिद्दत जो है ये नीड ऑफ द डे, और ये जब तक नहीं आएगी हमारे फार्मर को फायदा नहीं होगा। ठीक है पंसोता साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा क्योंकि जमशेद इकबाल साहब ने हमें दोबारा प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। उनसे अपनी बात का जो है वो आगाज़ दोबारा करते हैं। जमशेद साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी, मैं सुन सकता हूँ। आपसे मेरा सवाल था कि सर, हम बात कर रहे थे कि जिद्दत और टेक्नोलॉजी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने आज की तकरीब में भी इसका तज़किरा किया, और उन्होंने कहा कि तहकीक जो है उसके ज़रिए से किसानों को मज़ीद आसानियाँ दी जाएंगी। तहकीक के मैदान में बताइएगा, बेहतरीन बीज के लिए, बेहतरीन फसल के लिए और दीगर जो इक़दामात हैं क्या लिए जा रहे हैं इस वक्त, और उनसे कितना फ़ायदा आने वाले वक्त में हमें हो सकता है? देखिए, इसमें पहले जो तहकीक हो रही थी सिर्फ गंदम में या कमाद में या 2-3 बड़ी फसल में हो रही थी। अब जो तहकीक का दायरा है वो मकई तक और सब्जियाँ, बागात, फिर जानवरों में उनकी जो यू कैन से कि नस्ल की बेहतरी के लिए उसमें, तो बेसिकली इसका जो मल्टी प्रांग कर दिया गया है या इसका दायरा भी किया गया है। अगर हम देखते हैं तो खुराक के एलिमेंट हैं तो वो 50 हों, और हम काम कर रहे थे गंदम, चावल और सब्जी वगैरह में 2-3-4 फसल में काम कर रहे हैं। तो एक चीज तो ये है। दूसरा ये है कि दुनिया में काफी डिनामिक साइंस आने के बाद काफी तरक्की हुई है। तो हम जो आप कह लें कि आउट ऑफ कंट्री हमारे जो प्लांट्स हैं या वेराइटीज हैं, जेनेटिक मटीरियल है, ये एक्सोटिक आप कह लें उसको ज्यादा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। उसकी जो सूटेबिलिटी है उसको एक्लेमेटाइजेशन है, यहाँ पे उसके जो ट्रायल हैं कि यहाँ उसको लेके जेनेटिक मटीरियल को उससे आगे इम्प्रूवमेंट, वो एक्सोटिक मटीरियल जो है उसमें ज्यादा काम हो रहा है।
या फिर हमारी बहुत पुरानी वैरायटी जो थी, बहुत ज़्यादा जो डिजीज ज़्यादा थी या ज़्यादा थी, जो एक टफ एनवायरनमेंट ज़्यादा परफॉर्म करती है, तो उस तरह के जो पुराना मटीरियल 50-50 साल का पुराना, उसको और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है नेचुरल, उनका वो या कम्बिनेशन, उस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा काम हो रहा है। दूसरा ये है कि जो आप कहते हैं कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जो है, कंट्रोल टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रही है। उसमें मुख्तलिफ मुल्क हमारे साथ काम कर रहे हैं। उसमें साउथ कोरिया में काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, चाइना में बहुत सपोर्ट कर रहा है। उसमें हमें ये यूरोप से तो कुछ समझ रिपोर्ट आ रही है, लेकिन जापान, साउथ कोरिया और चाइना, इन 3 मुल्कों से आजकल हमें ज़्यादा सपोर्ट आ रही है। फिर जो इतने अदारे हैं, 16-17 अदारे हैं, कैफी है, टाटा है, अदारे फ्री है, ये याद सपोर्ट हम बढ़ाई है। तो और फिर ये कि अपने साइंसदानों को हमने बजट ज़्यादा दिए हैं ताकि वो मैक्सिमम, और फिर यूनिवर्सिटियों में हमने टारगेट दिए हैं और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया रिसर्च में। फिर अकेडमियाँ जो है, जो टीचर से पढ़ाया करते थे पहले, हमने कहा कि हम आपकी जो आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको वैल्यूएट करेंगे ऑन बेसिस ऑफ योर मतलब रिसर्च, तो रिसर्च की बेसिस पे हम आपकी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन फूड सिक्योरिटी, और उन्होंने बड़ी इन डिटेल जो ज़राई तहकीक है उसके हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि यंगस्टर्स जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, उसके साथ साथ साइंसदानों को और ज़्यादा इनेबल किया जा रहा है, आम जो किसान है उसकी बेहतरी के लिए इक़दाम लिए जा रहे हैं। वापस मैं आपकी तरफ पंसोता साहब आना चाहूँगी। ज़ाहिर है हम एक ज़राई मुल्क हैं और ज़राअत से एक बड़ी हमारी जो आबादी है वो बिलवास्ता या बिलावास्ता वाबस्ता भी है, और बल्कि अगर मैं कहूँ तो 100% हमारा इन्हिसार जो है वो इसी चीज़ पर है। लेकिन हाल ही में अगर हम बात करते चलें, चूँकि आप बैरिस्टर भी हैं, कानूनदान हैं, तो आपकी एक निगाह है, जो सोसाइटीज़ हमने देखा बढ़ती चली जा रही हैं उसमें अक्सर हमारी ज़राई ज़मीनें भी उनकी नज़र होती जा रही हैं। तो एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताइएगा कि किस तरीके से हम उनको साइड पे रख सकते हैं ताकि हमारा जो निवाला है वो हमारे मुंह में हमारी ज़राई ज़मीन से ही आए। देखिए जी, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को एक इमीडिएटली हंगामी बुनियादों पर एक काम करने की जरूरत है कि जो नई हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनको बनने से रोकना चाहिए और वर्टिकल ग्रोथ में बिलीव करना चाहिए, नॉट दैट हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के घर बने, छोटे छोटे घर बने। वी शुड गो इन अपार्टमेंटलाइज द होल थिंग। जब तक हम ये अपार्टमेंटलाइज को नहीं करेंगे, सिचुएशन उस तरह नहीं होगी जिस तरह की सिचुएशन को होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जिस बात का मैं यहाँ पर तस्करा करना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमारी जिद्दत, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था कि जिद्दत फार्मिंग में आनी बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारा फार्मर अभी भी कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है एक उसका इंग्रेडिएंट आप कह लें वो पानी है, और पानी से रिलेटेड फार्मिंग है। जो इस वक्त इंटरनेशनली लेटेस्ट रिसर्च है जिसमें पैराडॉक्सिकल फार्मिंग आई है, वो ये कहती है कि पानी जो है वो जमीन में काश्त के लिए बना ही नहीं है। अल्लाह ताला की कुदरत ऐसी है कि जमीन के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाटर जो है दैट इज इनफ टू टेक केयर ऑफ द क्रॉप। अब पैराडॉक्सिकल फार्मिंग पर एक साहब हैं आसिफ शरीफ साहब, वो बहुत ज्यादा इस पर काम कर रहे हैं, उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात भी हुई है। ही शुड बी अलाउड टू सॉर्ट ऑफ इम्प्लीमेंट दिस। ये वो साहब हैं जिन्होंने इंटरनेशनली फ्रांस में जाके अवार्ड जीता था, विदाउट पानी चावल का पौधा ग्रो कर दिया। ठीक, इस अगर स्टाइल ऑफ फार्मिंग पे हम जाएंगे तो वी विल बी सेविंग वाटर, वी विल बी सेविंग अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नो फर्टिलाइजर्स, एंड येट आपकी जो यील्ड है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आपने बड़ी अहम बात की कि जो ज़मीन है उसकी साख्त को मद्देनजर रखते हुए अगर हम अपनी प्लांटिंग करते हैं, फसलें उगाते हैं, पौधे उगाते हैं, तो यकीनन जो पानी का एक मसला है उसको हल किया जा सकता है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने आज अपनी खिताब में भी कहा कि जो डैम्स हैं वो हमारे इस मसले को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। अब अगर हम पाकिस्तान के अंदर बात करते चलें तो कई ऐसे अहम मनसूबा जात हैं जिनमें ज़ाहिर ज़राअत भी एक बड़ा अहम हिस्सा है। और हिना, अगर हम सी पैक का तस्करा करते चलें तो सी पैक के अंदर ज़राअत से हम किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल, इस पे मैंने कई बार लिखा भी है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे हमेशा यही रहा है कि हम एग्रीकल्चर को टॉप प्रायोरिटी रखें। दैट इज़ व्हाट वी ऑफर टू वर्ल्ड, स्पेशली टू चाइना। चाइना सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर इंपोर्ट करता है। ऑल्दो चाइना खुद भी बहुत बड़ी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और अपनी पॉपुलेशन को केटर करने के लिए दे आर ऑलवेज इम्पोर्टिंग एग्रीकल्चर स्टाफ। तो एग्रीकल्चर क्योंकि हमारी बैकबोन है, अगर हम जैसे आज ये पोर्टल का आगाज़ भी
काफ़ी हुआ अपने छोटे किसान को प्रमोट करने के लिए। अगर हम स्पेसिफिकली इस पे तवज्जो दें, बेसिक्स पूरे करें अपने किसानों की फसलों को इंश्योरेंस दी जाए, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। कोई वबा आ जाती है, जैसे लोकस्ट आया, जैसे बाकी पौधों की बीमारियां आ जाती हैं, किसान की पूरी फसल तबाह हो जाती है। तो किसान को अगर हमने फ़ायदा पहुंचाना है और उसको स्ट्रॉन्ग करना है और उसको मोटिवेट करना है कि वो पाकिस्तान के लिए उगाता रहे, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकें, जो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे, तो उसके लिए हमें एक तो सस्ते पेस्टिसाइड्स देने हैं किसानों को, साथ ही साथ हमें इंश्योरेंस देनी है फसलों की। जो आपने सी पैक की बात की, सी पैक में जैसे आज वज़ीर आज़म ने भी कहा, पिछले 50 साल से डैम्स ही नहीं बन रहे पाकिस्तान में। 2001 के बाद कुछ प्रोजेक्ट्स का आगाज़ हुआ था, लेकिन अभी जो मेजर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पाकिस्तान में 7 हैं इन टोटल, जिसमें 4 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। द्यामर भाषा डैम है, मोहम्मद डैम है, आज़ाद पतन है, कोहाला है। इसके साथ साथ ये काम सिर्फ बड़े सूबों या बड़े शहरों में नहीं हो रहा, वो इलाके जहाँ पे दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा रही पिछले कुछ अरसे में, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उस पर काबू पा लिया है, जिसमें शकई वैली है, वहाँ पे इस वक्त एक प्रोजेक्ट जारी है डैम, जो कि पूरी उस वैली को इरिगेट करेगा, जो कि दहशतगर्दी से बहुत ज़्यादा मुतासिर थी। उसके साथ साथ स्पिन वाम है, जहाँ पे डैम अभी बन रहा है और उससे भी वहाँ की पॉपुलेशन को फ़ायदा होगा। साथ ही साथ वहाँ पे आपकी ज़राअत बेहतर होगी, ज़राअत के साथ साथ वहाँ पे रहने वाले लोगों का तर्ज ज़िंदगी बेहतर होगा, उनके लिए आमदन का एक सिलसिला शुरू होगा। तो हुकूमत को भी चाहिए कि वहाँ पे जो छोटे किसान हैं उनके लिए मज़ीद पैकेजेस का और सब्सिडीज़ का ऐलान करे। यकीनन हुकूमत की निगाह है उन तमाम मामलात पर कि जो कि किसानों के लिए या मुल्क की मैशत के लिए बड़े अहम है, और ज़ाहिर है कि ज़राअत उसमें रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, और उसके लिए वज़ीर आज़म ने आज बड़ा अहम कदम लिया और किसान पोर्टल का इजरा किया। उसके साथ साथ आज नाज़रीन, से पहले कि हम अपने प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर इख्तितामी लम्हात की तरफ लेकर जाएँ, हम बात करेंगे परवेज़ मलिक साहब की हवाले से, जो कि इस जहान फ़ानी से कूच करके कुछ रोज़ पहले दिल की तकलीफ़ के साथ उनको हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया। NA 133 से वो रुकन कौमी असम्बली थे। आपकी तरफ पंसोता साहब आना चाहूँगी। बड़े वज़ादार सियासतदान थे, और इस तरह के सियासतदान यकीनन सियासी तौर पर जो खिदमत सर अंजाम दे जाते हैं उन्हें हमेशा याद रखा जाता है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है जी। मलिक परवेज साहब एक प्राइम एग्जाम्पल हैं, एक डिसेंट, एक प्रॉपर बैकग्राउंड वाले पॉलिटिशियन की, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी में एक तो पॉलिटिकल पार्टी चेंज नहीं की, 5 दफा MNA इलेक्ट हुए, और हर दफा कोशिश की कि डिसेंसी की सियासत करें, अवाम की सियासत करें, लोगों की ग्रास रूट पर जाकर सियासत करें, एंड नॉट अ सिंगल एलिगेशन ऑफ करप्शन और एनी अदर फॉर्म ऑन हिम। ये बड़ी एक कमेंडेबल चीज है। सियासत में रह के, लाहौर से सियासत करके, PMLN का सदर रह के उस आदमी ने जो इज्जत कमाई है, मैं समझता हूँ ये एक मशाल राह है हमारे तमाम सियासतदानों के लिए, रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी यू आर फ्रॉम। लेकिन कोशिश सबसे पहले एक सियासतदान की होनी चाहिए कि अवाम के लिए काम करे। मैंने उनके जनाजे पे वर्कर्स को रोते देखा फैमिली से ज्यादा। मैंने वहां पर एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम ये देखा कि एक पॉलिटिशियन को अवाम ओन कैसे करती है। एक बाहर का पड़ा हुआ पॉलिटिशियन, लेकिन ही वाज टोटली अ पीपल्स मैन। वो एक ऐसा आदमी था जिसको पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द बोर्ड ओन करती थी, और आप यकीन कीजिए कि मुझे उनके साथ पर्सनल लेवल पर डील करने का भी मौका मिला। आई हैव येट टू कम अक्रॉस somebody who's as decent as मलिक साहब। अल्लाह ताला उनको बरीक रहमत करे, और हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं और दुआ भी कर सकते हैं कि PMLN में उस किस्म की सियासत जो है उसको फरोग मिले, बिकॉज दैट्स एन एपिटमी ऑफ अ ट्रू पॉलिटिशियन, जैसे हम हकीकी सियासत कहते हैं ना। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छे सियासतदान, और मेरा उनके साथ कुछ काम के हवाले से एक्सपीरियंस रहा, और जिस तरह से वो काम को लेते थे, प्रोफेशनलिज्म उनमें था, इट वाज रियली गुड। सो अल्लाह उनको खरीके रहमत बुलंद करे। बहुत शुक्रिया पंसोता साहब आपका भी। बैरिस्टर अहमद पंसोता लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे, हिनायरा हमारे साथ मौजूद थी, और इसके साथ ही नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम पसीर होता है। कैपिटल व्यू से आलिया कैसर को अपने प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।